पर्यावरण अध्ययन के अति महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। ये 50 प्रश्न बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये पूरा निचोड़ है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का 50 प्रश्न लाया गया है। सारे प्रश्न हम करेंगे, सारे प्रश्न का जो आंसर होगा डिटेल के साथ हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन बहुत ही ज़रूरी है प्रत्येक प्रश्न का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी क्लासेज आपकी चल ही रही हैं, आई बटन पर लिंक दे दिया गया है, सारी क्लासेज ज्वाइन कीजिए। नोट्स वीडियो फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको ऑलरेडी दे दी गई है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से स्तनधारी प्राणी कौन से है? सही विकल्प का चुनना है। बिज्जू, जानलेवा व्हेल या कोलगो? केवल ए, केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। देखिए स्तनधारी प्राणी की बात करेंगे तो बिज्जू, जानलेवा व्हेल और कोलगो ये तीनों हमारे स्तनधारी प्राणी कहलाएंगे, क्योंकि बिज्जू एक क्या है, बिजू स्तनधारी जीव है, और जानलेवा व्हेल स्तनधारी डॉल्फिन है, कोलगू में स्तनधारी है, अतः तीनों ही स्तनधारी जीव यहाँ पे कहला जाते हैं। दूसरा प्रश्न है जो स्क्रीन पर आप लोगों के दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, चितवान राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? भारत में है, भूटान में है, नेपाल में है या श्रीलंका की बात करेंगे। तो चितवान राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? सभी कमेंट करके यहाँ बताइएगा। देखिए चितवान राष्ट्रीय उद्यान का जब भी जिक्र होता है आपके नेपाल शहर का जिक्र हो जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चितवान राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में है। ये 932 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। यहाँ फिशिंग कैट, जैकाल, जंगली बिल्ली, तेंदुआ पाए जाते हैं। यहाँ स्लोथ भालुओं की विश्व की सबसे बड़ी संख्या है, जो 200 से लेकर 250 तक यहाँ पे लगभग पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मेघालय, मिजोरम। 4 ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर दिए गए हैं, सभी कमेंट करके बताइएगा। देखिए जलदापाड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो यह पश्चिम बंगाल पर स्थित है। जी हाँ, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपके पश्चिम बंगाल राज्य पर स्थित है। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान को जलदापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं। यह पश्चिम बंगाल के जलदापाईगुड़ी जिले में है और टोरसा नदी के किनारे है। यह 261.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है फैला हुआ है। चौथा प्रश्न है, ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश पर है? केरल पर है, कर्नाटक है, उड़ीसा या असम राज्य की बात करेंगे। साथियों ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान नाम से ही हमें पता चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं बड़ा ही राष्ट्रीय उद्यान है, और नाम में ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान का जब भी जिक्र होता है कर्नाटक राज्य आ जाता है। जी हाँ, बा से ब्रह्म, का से कर्नाटक। ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कोडगू जिले में है और 181.880 या 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यह लंबी पूंछ के मकाक, हाथी, गौर, बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, पालतू बिल्ली का घर है। यहाँ पक्षियों के लगभग 300 प्रजातियाँ इस राष्ट्रीय उद्यान पर नेशनल पार्क पर पाई जाती हैं। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। 4 बेहतरीन राज्य हैं, एक राज्य को चूज कीजिए, अपने स्कोर को बेहतर कीजिए, यहाँ पे 1+ स्कोर कीजिए। और ये आपकी मैराथन वीडियो है और मॉक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। टॉप 50 में से आपका स्कोर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। पूरा निचोड़ लेकर आए हैं, क्योंकि ये आप काल पे तैयारी कर ली, पर्यावरण का आपका बिल्कुल बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश पर है? तो अगर हम देवरी वन्यजीव गढ़ की बात करेंगे, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो यहाँ पे उड़ीसा राज्य आता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिया गया है, क्या प्रश्न दिया गया है सभी यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि गौतला औत्रम घाट किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया या असम हो गया, सभी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो गौतला आपका औत्रम जो घाट है आपके किस प्रदेश पर है? 4 प्रदेशों के नाम आप लोगों की स्क्रीन पर दिए गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, आपका महाराष्ट्र दिया गया है, पश्चिम बंगाल दिया गया है, झारखंड दिया गया है, असम दिया गया है। ठीक है, तो गौतला औत्रम घाट जो है आपके महाराष्ट्र पर है, पहला ऑप्शन सही कर लेना। ठीक है,
अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या बिहार की बात करें। साथियों कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह आपके उत्तर प्रदेश पर है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। जी हाँ, यहाँ पर जो है घड़ियाल, गेंडा, गंगा की डॉल्फिन बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियालों का प्रमुख क्षेत्र है आपका कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य की बात करें। अगला है मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश पर है? तो जब भी मेलकोट का जिक्र आता है कर्नाटक राज्य आता है। जी हाँ, मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभयारण्य आपके किस प्रदेश पर है? तो आपके कर्नाटक की बात करेंगे। जी हाँ, मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के मंड्या जिले में है और यह जंगली बिल्ली, तेंदुआ, मकाक, लंगूर जैसे स्तनधारियों का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पक्षियों की 203 से अधिक प्रजातियाँ हैं। यह लुप्त साइकस सर्किनालिस प्रजाति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अरालम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? उड़ीसा, पंजाब, केरल, मणिपुर। जी हाँ, अरालम वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो किस प्रदेश पर है? आप सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे केरल। जी हाँ, अरावलम वन्यजीव अभयारण्य नाम से ही पता चलता है कि केरल की जो भाषा है उस नाम का यहाँ पे जिक्र भी हुआ है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अरालम वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो केरल के उत्तर में यह पाया जाता है। यहाँ पेड़ों और जीवों के लिए प्रमुख क्षेत्र है। हाथी, गौर, सांबर, हिरण आदि यहाँ के क्षेत्र हैं, ये जीव पाए जाते हैं। साइयोक राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? दक्षिण कोरिया, म्यांमार, चीन, थाईलैंड। देखिए, जब भी साइयोक राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं किस देश पर है तो आप सभी जानते हैं थाईलैंड। जी हाँ, साइयोक राष्ट्रीय उद्यान आपके किस देश में है? थाईलैंड देश में है। डी ऑप्शन को सही कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे थाईलैंड में साइयोक राष्ट्रीय उद्यान थाईलैंड के कहाँ पर है? कंचनबुरी राज्य पर है। अनेक पर्वत, झरने, गुफाएं हैं। अनेक हाथी, बाघ, जंगली सुअर, शेरों आदि जानवर यहाँ पर आपके साइयोक राष्ट्रीय उद्यान जो कि थाईलैंड के कंचनबुरी राज्य पर है स्थित पाए जाते हैं। अगला है गजनेर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है साथियों? तो गजनेर वन्यजीव अभयारण्य की जब भी बात करते हैं तो आपका राजस्थान आता है। जी हाँ, गा से गजनेर, रा से राजस्थान। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? आपके राजस्थान राज्य पर स्थित है और यह राजस्थान राज्य का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य कहलाता है। यहाँ पर हिरण, नीलगाय, जंगली लोमड़ी और वाइल्ड बोर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? उत्तर, मध्य, कर्नाटक या बिहार राज्य की बात करेंगे। देखिए, जब भी कतरनिया घाट वन्यजीव, शायद यह दोबारा नाम आएगा है, इसका नाम हमने पहले सुन भी लिया है प्रश्न पर। तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश पर है? आपके उत्तर प्रदेश पर है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश पर है? राजस्थान, झारखंड, बिहार या उड़ीसा की बात करेंगे। साथियों, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य का जिक्र होता है तो बिहार राज्य नाम यहाँ पे सर्वोपरि आता है, क्योंकि उदयपुर जो नाम है ये बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है, सभी परिचित है। यहाँ पे सी ऑप्शन को सही कर लेना है। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण जिले में है और 8.474 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ जलीय पक्षियों के अनेक जो है प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अगला है घुघवा जीवाश्म पार्क किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात की बात करेंगे। देखिए, घुघवा जीवाश्म पार्क का जब भी जिक्र होता है मध्य प्रदेश का नाम सर्वोपरि आता है, जो भारत का क्या कहला जाता है? भारत का दिल कहा जाता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश नाम से ही पूरे भारत का मध्य में बसा हुआ यह राज्य है। ठीक है, मध्य में राज्य है इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ गया और इसका कैपिटल भोपाल है। तो घुघवा जीवाश्म पार्क का जिक्र होता है तो मध्य प्रदेश का नाम आता है। और आपका भी होगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो घुघवा जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के सायपुरा में है और इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इसकी स्थापना 1970 में डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला प्रश्न है, बंद ए अमीर राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? नाम से पता चल रहा है कहीं उर्दू नाम है या कुछ ऐसा नाम है। तो बंद ए अमीर राष्ट्रीय उद्यान की जब जिक्र होता है तो अफगानिस्तान देश यहाँ पे नाम सर्वोपरि आ जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान के बमियान जिले पर स्थित है। यह प्राकृतिक बांधों द्वारा बनाई गई 6 गहरी नीली झील, यहाँ पर हर साल हजारों यात्री आते हैं।
ये आप बोलेंगे ये इंटरनेशनल लेवल पे हम प्रश्न क्यों कर रहे हैं। ये सारे IAS IPS RRB NTPC या हाई लेवल SSC बैंक वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को भी यहाँ पे कंबाइन किया गया है। हाई लेवल की तैयारी चल रही, क्योंकि ये पूरा निचोड़ आपको 50 क्वेश्चंस का मिल रहा है। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता की, अपघटक की। वो सारे टॉपिक को हमने कंबाइन किया जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न, कभी कभी 3-3 प्रश्न आ जाते हैं। तो सारे टॉपिक को, महत्वपूर्ण टॉपिक को जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, तो उन सारे प्रश्नों को कंबाइन किया गया है, उन सारे टॉपिक के प्रश्नों को कंबाइन किया गया है। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? सभी जानते हैं, अपघटक की होती है। क्या होती है? खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादक होता है, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता। उत्पादक में हरे पेड़ पौधे पत्ते होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में जो पेड़ पौधे पत्ती खाते हैं, जैसे हिरण हो गया, हाथी हो गया, तिलजड्डा हो गया। द्वितीय उपभोक्ता ये होते हैं जो हाथी, हिरण, तिलजड्डा को खाते, जैसे मेढक। मेढक क्या हो जाता है? द्वितीय उपभोक्ता में आ जाता है। फिर आता है अपघटक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संख्या अपघटकों की होती है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है कि पर्यावरणीय सुरक्षा नियम कब पारित हुआ? 1985, 86, 87, 88। लक्ष्य आपके दिए गए हैं। अंक आपने पढ़ा होगा 5, 6, 7, 8 गिनती तो जरूर पढ़ी होगी, बच्चों को आपने जरूर पढ़ाई होगी, बचपन में आपने जरूर पढ़ी होगी। तो पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? सभी जानते हैं, जब भी पर्यावरणीय सुरक्षा नियम की बात करते हैं 1986 का बिल्ला नंबर आ जाता है, सी लिया जाती है, सन 1986 की बात करेंगे। साथियों, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 पे आधारित है। आपका पर्यावरणीय सुरक्षा नियम, पर्यावरण की सुरक्षा का जिक्र होता है। 1986 जो सन है वह इसका नाम सरोपर ही आ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन कौन सा है? सुंदरवन है, पिछवाराम है, आपका भीतरकनिका है, या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो सदाबहार वन कहलाता है वह कहलाता है सुंदरवन। सभी परिचित होंगे इस नाम से। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन सही कर लेना है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और सदाबहार वन जो है यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल भी है। यहाँ लगभग 260 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सुंदर वन की बात करेंगे। अगला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार राज्य की बात करेंगे। आप सभी परिचित होंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन की बात करें, ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अगर जब भी जिक्र होता है तो उत्तर प्रदेश नाम यहाँ पे कर लेना है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। ठीक है, और यह लगभग भारत नेपाल सीमा पर लखीमपुर खीरी में लगभग आसपास वहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। यह मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर आदि का क्षेत्र कहलाता है। सभी कमेंट कीजिएगा, सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, एग्जाम फतेह करना है। आपका एक एक कमेंट सर्वोपरि है। श्रवान है जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। जी हाँ साथियों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ सभी जानते हैं भारत का पहला पूछा जाता है या वर्तमान पूछा जाता है, कभी कभी दूसरा तीसरा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का जब भी जिक्र होता है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट की बात करते हैं। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो सभी आप लोग परिचित हैं। ठीक है, दर्राह राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश पर है साथियों? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब। 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, जब भी दर्राह राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र होता है तो राजस्थान का नाम सर्वोपरि आ जाता है। जी हाँ, दर्राह राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य पर है। यहाँ पर हिरण, नीलगाय, भेड़िया आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ दर्राह वन्यजीव अभयारण्य, चंबल वन्यजीव अभयारण्य, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य जैसे कर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रभागा नदी इसके पास बहती है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर भी पाए जाते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? असम की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। साथियों, जब भी मानस का जिक्र होता है, माँ से मानस आता है और आ से असम आता है। मानस में 3 शब्द दिए गए हैं, नोट कर लीजिएगा। मानस में 3 शब्द दिए गए हैं और आपके असम में भी 3 शब्द दिए गए हैं। और आप जानते हैं मानस में सा है और असम में भी सा है, मानस में माँ है, असम में भी माँ है। तो 2 शब्दों का मेल हो रहा है, 2 वर्णों का मेल हो रहा है। ठीक है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपके असम राज्य पर स्थित है, ये नोट कर लेना है। और यहाँ पर टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य भी साथ में रिजर्व है।
ये आपके यूनेस्को के विश्व धरोहर में आपका शामिल भी है मानस वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, दिया गया प्रश्न साथियों, राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश पर है? मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा की बात करेंगे। अगर आपको पता है जरूर कमेंट कीजिए। जी हाँ, देखिए राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान का जब भी जिक्र होता है त्रिपुरा नाम यहाँ पे सर्वोपरि आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में है, इसलिए त्रिपुरा नाम आ जाता है। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, तृष्णा वन्यजीव, ये एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं, एक दूसरे से, ठीक है, कंबाइन है, नोट कर लीजिएगा। साथियों, हकबो राजी राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध हकबो राजी किन 3 देशों में है? हकबो राजी, भारत, नेपाल, चीन, भारत, भूटान, चीन, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, चीन, म्यांमार। यानी भारत का तो जिक्र है, भारत के साथ साथ आपके चीन और म्यांमार का भी जिक्र हो जाता है। हकबो राज्य उद्यान, जी हाँ, भारत, चीन, म्यांमार, ये 3 नाम मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जैव विविधता हॉट स्पॉट है? थार की बात करेंगे, पश्चिम घाट की बात करेंगे, पूर्वी घाट की बात करेंगे, अरावली पर्वत की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से जैव विविधता हॉट स्पॉट का जब जिक्र ही होता है तो पश्चिमी घाट नाम सर्वोपरि आता है। कई बार जिक्र कर चुके हैं। जी हाँ, जैव विविधता का जब भी जिक्र होता है पश्चिमी घाट नाम सर्वोपरि आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर अनेक वनस्पतियाँ, जीवों के अनेक खासतौर पर लुप्त होती प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसका विचार नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दिया था। भारत में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट मुख्य रूप से इस तरह के क्षेत्र कहलाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, हॉट स्पॉट क्षेत्र की बात करेंगे, जैव विविधता की बात करेंगे। अगला प्रश्न, लगभग 25 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 25 प्रश्न और करेंगे। ये टॉप 50 क्वेश्चनों की मैराथन वीडियो, कंप्लीट वीडियो आपकी कंप्लीट करेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हम जिक्र कर चुके हैं, कॉर्बेट की बात करेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करेंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, सायगढ़ भूदृश्य किस जानवर के दोबारा प्राप्त करने के लिए बनाया गया? तेंदुआ, चीता, बाघ या शेर, लायन? जी हाँ, देखिए सायगढ़ भूदृश्य किस जानवर के दोबारा प्राप्त करने के लिए बनाया गया है? तो आप सभी परिचित होंगे, वह जानवर आपका चीता है। जी हाँ, किसकी बात करेंगे? चीता की बात करेंगे। चीता के फुर्तीला जो होता है, और सभी लोग जानते हैं सायगढ़ का नाम भी जब भी आता है, भूदृश्य भारत चीते के पुनर्प्राप्त के लिए बनाया गया है। और ये किस राज्य में? राजस्थान राज्य में बनाया गया। और आप जानते हैं कि भारत में आज़ादी से पहले चीता गायब हो चुका था। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में पाए जाते हैं? जी हाँ, एशियाई शेर की जब जिक्र होता है, भारत के राज्य की जिक्र होता है, एशियाई शेर का नाम गुजरात धाड़ो। जी हाँ, गुजरात का जिक्र एशियाई शेर में नाम सर्वोपरि आता है। और एशियाई शेर गुजरात के किस जंगल में पाया जाता है? तो गिर जंगल में पाया जाता है, गिर के जंगलों में पाया जाता है। और गा से गिर अभयारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जाता है, तो गुजरात पे है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अब बात कर लेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मेदिनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? जी हाँ, सभी लोग बताइएगा। एशियाई शेर की जिक्र हो गया, गुजरात की बात करेंगे, गिर के अभयारण्य की बात करेंगे। देखिए मेदिनी पुरस्कार की बात करेंगे, कौन सा मंत्रालय देता है मेदिनी पुरस्कार? पर्यावरण और वन मंत्रालय, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट करके बताइए। मेदिनी पुरस्कार जो है कौन सा मंत्रालय देता है? आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है। हम बात करेंगे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की बात करें। जी हाँ साथियों, मेदिनी पुरस्कार पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जो है दिया जाता है। 30वां प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत कहलाता है? बायोमास हो गया, प्लास्टिक हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया। ये 30 प्रश्न है और इसके बाद हम 20 प्रश्न और करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चनों का यह मैराथन क्लास है, मैराथन वीडियो है, पूरा पर्यावरण ईवीएस का आपका निचोड़ है। कौन सी सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है? हम बात करेंगे कोयला। उन सारे प्रश्नों को कंबाइन किया गया है जो संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से क्या वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है? जी हाँ, वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, ये नाम थोड़ा सा सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अपने कानों के सुन लीजिएगा, अपने माइंड के मेमोरी पर यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। जी हाँ, इंटरनल पर सेव कर लेना है। तो वन्यजीव व्यापार निगरानी जो नेटवर्क कहलाता है वह कहलाता है ट्रैफिक। ट्रैफिक एक वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है।
इसकी स्थापना 1976 में की गई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रश्न आ सकता है कि ट्रैफिक वन्यजीव व्यापार निगरानी जो नेटवर्क है इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके न्यूयॉर्क पर इसका मुख्यालय है। अगला, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा व्हाइट विंग डक का अंतिम घर भी है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है, घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा पर है। तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा व्हाइट विंग्ड डक का अंतिम घर है? वह आपका नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम का बात करेंगे, असम राज्य की बात करेंगे। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो असम में सोनितपुर जिले में है और यह हिमालय पर्वत के गिरिपीठ में है। अगला प्रश्न है जो कोड वर्ड में रहेगा। इस प्रश्न के ईवीएस में 2-3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बाघ संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी समर्थन के साथ एक वैधानिक प्राधिकरण है। प्रोजेक्ट टाइगर का कोई वैधानिक दर्जा नहीं है, कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोनों कथन सत्य दिए गए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बाघ संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी समर्थन के साथ एक वैधानिक प्राधिकरण भी है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट टाइगर का कोई वैधानिक दर्जा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों हमारे कथन सही दिए गए हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मानने के लिए निम्न में से दिन में कौन सा मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दिन दिया गया है, अब यहाँ पे दिन का नाम नहीं दिया गया है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर का जिक्र होता है तो एक ही नाम आता है, वह है ओजोन दिवस। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सभी परिचित होंगे, 16 सितंबर। जी हाँ, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे। जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा क्या है? कि वर्षा जल के समुचित प्रबंधन द्वारा भूजल स्तर को बढ़ाना, अधिकतम फसल क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को बनाना, वाष्पीकरण और अफवाह या उप सतह जल निकासी से पानी को बचाना, पीने के प्रयोजनों के लिए पानी के निकास को स्वच्छ और प्रयोग करने के लिए योग्य बनाना। तो साथियों, जल उपयोग दक्षता की सही जो परिभाषा है वह वाष्पीकरण और अफवाह या उप सतह जल निकासी से पानी बचाना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं वाष्पीकरण और अफवाह या उप सतह जल निकासी से पानी बचाना ही जल दक्षता कहलाता है। और नेशनल जल मिशन का एक उद्देश्य है जल दक्षता को 20% अधिक करना है। कितने प्रतिशत करना है? 20% अधिक करना है। अगला, ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश पे है? आपके उत्तर प्रदेश, आपके कर्नाटक, आपके महाराष्ट्र, आपके गुजरात या हमारे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात पर? तो ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में है? सभी कमेंट कीजिएगा। हम बात करेंगे गा से ज्ञान और गा से गुजरात, ज्ञा से ज्ञानी और गा से गुजरात राज्य। तो ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में है? गुजरात प्रदेश की बात करेंगे। अगला प्रश्न, वे 3 प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, नारायण सरोवर अभयारण्य का जब भी जिक्र होता है आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्य की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं। देखिए, नारायण सरोवर अभयारण्य की अगर बात करें किस प्रदेश में है तो ये भी आपके गुजरात प्रदेश में है। जी हाँ, नारायण सरोवर अभयारण्य गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुका में है। यहाँ मुख्य रूप से चिंकारा पाए जाने के कारण इसे नारायण सरोवर चिंकारा अभयारण्य भी कहते हैं। और यहाँ पर पक्षियों के लगभग 184 प्रजातियों से अधिक प्रजातियाँ जो है लगभग पाई जाती हैं। ग्लोबल 200 क्या है दोस्तों? शायद आपने नाम सुना होगा, ग्लोबल 200। तो फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट है। यूनेस्को द्वारा जारी 200 विश्व धरोहरों की लिस्ट है, या विश्व के 200 महत्वपूर्ण शहर है, या WWF द्वारा संरक्षण के लिए आपके तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट है। देखिए, ग्लोब 200 या ग्लोब 200 जो साथियों यह है जो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की एक लिस्ट है। क्या है? 200 इको रीजन की एक लिस्ट है। किसके द्वारा? WWF के द्वारा की गई है। वाशिंगटन सम्मेलन किससे संबंधित है? कीटनाशक से, खतरे में प्रजातियां से, ओजोन के संरक्षण से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी वाशिंगटन सम्मेलन का जिक्र होता है, वाशिंगटन सम्मेलन जो संबंधित होता है खतरे में प्रजातियों से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है, सभी कमेंट कीजिएगा। और वाशिंगटन सम्मेलन खतरे में स्थित एक प्रजातियों के साथ साथ इसे पुराने जो है आपके सीटेस के नाम से भी जाना जाता था। सिटीज कह सकते हैं, CITES के नाम से यह जाना जाता था पहले।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें गंदे पानी से बनती हैं? मीथेन, CFC, HCFC, जल वाष्प। ये सारे आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन ऐसे ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए जो गंदे पानी से बनती है, वह हम बात करेंगे। सभी लोग बताइएगा। CH4, क्या हम सही कर रहे हैं? मीथेन की जिक्र कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं? CH4 पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। लगभग 40 प्रश्न साथियों कंप्लीट कर चुके हैं। 10 प्रश्न और करेंगे। 50 क्वेश्चनों की मैराथन वीडियो को कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य क्या होता है? युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना, पर्यावरणीय कानून बनाना, पर्यावरणीय संरक्षण या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। साथियों, राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य यह है कि युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी अर्थात इकोसिस्टम के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। और राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना है, इकोसिस्टम के बारे में बताना है। ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। साथियों, निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबकी समान मात्रा मिलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा? प्राकृतिक गैस, केरोसिन, गैसोलीन या प्रोपीन की बात करेंगे। देखिए साथियों, जब सब समान मात्रा में मिलाना है और सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है तो वह पदार्थ आपका और कोई नहीं से केरोसिन हो जाएगा। जी हाँ, केरोसिन कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत उत्सर्जन करता है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन केरोसिन करता है, अर्थात मिट्टी का तेल। ठीक है, हमारे घरों में जो मिलता है, मर्यादित जो दुकान होती है जिससे हम ठीक है। अगला प्रश्न है, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में। जी हाँ, फास्ट फूड से निपटने के लिए इस देश पर आंदोलन चला था, वह आपकी इटली है। इटली सांभर खाते हैं ना बहुत से ज़्यादातर केरल की बात करेंगे, इटली फेमस है, वो उस राज्य का भोजन या कह सकते हैं वह ब्रेकफास्ट में। तो फास्ट फूड से निपटने के लिए जो इटली में जो है आंदोलन चला था, ये भी ध्यान देना है। और फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक होता है। आपका फास्ट फूड जो होते हैं वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। सिटीज किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? पर्यावरणीय संरक्षण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म या इनमें से कोई नहीं। हम पिछले क्वेश्चन पे बता चुके हैं, इसलिए डिटेल के साथ हम बात करते हैं ताकि आने वाले प्रश्न आप आसानी से अटेंड कर सकें। तो सिटीज किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, सिटीज पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक वैश्विक एक समझौता है। अगला, निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा। राष्ट्रीय जल मिशन, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन। देखिए साथियों, राष्ट्रीय जल मिशन के अगर जिक्र होता है तो ये जलवायु परिवर्तन के एक्शन प्लान का हिस्सा है, लेकिन प्रदूषक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन बनाना ये आपका जलवायु परिवर्तन का एक्शन प्लान नहीं होगा। और बाकी सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, बिल्कुल सही बात है। सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है नेगेटिव दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों दिया गया है? क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिशन जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का एक हिस्सा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 5 प्रश्न और बचे हुए हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस AE नायडू, जस्टिस लोकेश्वर सिंह, जस्टिस मार्कंडेय काटजू, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है जरूर फटाफट कमेंट कीजिए। जायसवाल सर आप सभी के कमेंट का, आप सभी के फीडबैक का अभिनंदन स्वागत करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, फटाफट कमेंट कीजिए। साथियों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात NGT के जो पहले अध्यक्ष कहलाते हैं जस्टिस लोकेश्वर सिंह की बात करेंगे। और इसी में अगर वर्तमान पूछा जाए NGT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो साथियों NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। और इसके पहले अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके NGT के। अन्य न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। यहाँ पे कुमार गोयल की बात करेंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? आपके केवलादेव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करेंगे। साथियों, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? तो ये आपके केवलादेव नेशनल पार्क में आता है। जी हाँ, जब भी साइबेरियन सारस का जिक्र होता है केवलादेव नेशनल पार्क का नाम आ ही जाता है, अपने आप आ जाता है, अपने आप मुख में आ जाएगा। जी हाँ, साइबेरियन सारस एक खतरे की प्रजाति है, खतरे में आने वाली प्रजाति है। यह भारत के केवलादेव नेशनल पार्क में आती है। और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान राज्य पर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 28.73 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर में घोषित भी किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? कि फोटो
केमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है, बिल्कुल सही बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है, ये भी सही बात है। लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। ये तीनों कथन हमारे सही दिए गए हैं, अर्थात जो डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे कथन तीनों सही दिए गए हैं। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? नीलगिरी वन्य जीव रिजर्व में, दिहांग दिबांग, नोकर एक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए शेर की पूंछ वाला मकाक, ये थोड़ा अटपटा है नाम, आपको लगा होगा। शेर की पूंछ वाला एक कहानी जैसे लग रहा होगा, ठीक है, एक मजाकिया अंदाज में लग रहा होगा। तो शेर की पूंछ वाला मकाक जो है किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? नीलगिरी वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है, ठीक है। जब भी शेर की पूंछ वाला मकाक का जिक्र होगा तो पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, और पश्चिमी घाट में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है, जो कि एक दुर्लभ प्रजाति भी पाई जाती है। शेर की मूंछ वाला मकाक क्या है? एक दुर्लभ प्रजाति है, ध्यान दीजिएगा। 50वां प्रश्न है, रेड डाटा बुक जो है किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? जानवर, पेड़ और फुंगे। केवल एक, दो, केवल दो, या तीनों। देखिए रेड डाटा बुक में जिक्र होता है तो सभी लोग जानते हैं, जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, जो लुप्त प्रजातियां होती हैं, उनका यहाँ पे जिक्र होता है रेड डाटा बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है, ये तीनों जो है रेड डाटा बुक खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है, ठीक है। हर रेड डाटा बुक में जानवर या वृक्ष अथवा फुंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती है। तो ये रहे टॉप 50 क्वेश्चंस जो बहुत ही कम समय में हमने कंप्लीट किया बाय जयसवाल सर। आई होप सभी प्यारे मित्र ने अच्छे तरीके से समझा होगा, फीडबैक भी बेहतरीन होगा। बाकी क्लासेस चल रही हैं, बेहतरीन तैयारी कीजिए, तैयारी को बेहतरीन कीजिए और सिलेक्शन 100% यहाँ पे पक्का कीजिए, क्योंकि तैयारी करेंगे, अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन पाएंगे। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।